बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे लेक्चर नंबर 6 के तौर पे लेंगे आज संडे के लेक्चर्स को, और सुबह जो हमने दिया वो एक पार्ट उसे समझ लें। और जो कि पर्ल के बारे में आपने देखा, ये देखें डेट्स हमारी जो आज हमने अभी स्टडी करना है उसकी डेट्स तो हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके जी, 1066 आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। ये डेट नंबर 1 पहला वाक़या हमारा, और दूसरी डेट हमारी ये आ गई। ठीक है, विलियम कैक्सटन तक, ये कैक्सटन यहाँ तक हमारी डेट्स हैं जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। आप इसे मुख्तलिफ़ हिस्सों में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मुमकिन ना हो आपके लिए एक सिटिंग में ये सब कुछ करना। एनीवेज़, यानी डेट्स हमारी जो स्टडी की, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है जिसमें बड़े बड़े राइटर्स हैं और नेशनल जो लिटरेचर है वो अपने अरूज पर पहुंच रहा है। 1066 to 1485 तक का ये इरा है, ये एपॉक है जिसको आपने देखना है। और 1066 बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, ज़ाहिर है कि यहाँ से विलियम द कंकरर आप पढ़ चुके काफ़ी कुछ इसमें से, तो ये हम दोबारा बात नहीं कर रहे। विलियम द कंकरर वही है, विलियम ऑफ नॉर्मंडी, जो नॉर्मंडी फ्रांस से आए थे और यहाँ आके उन्होंने कब्ज़ा जमाया था। ओके जी, ये कुछ डेट्स हैं, आप खुद इसे देख सकते हैं। 1095 से क्या हुआ, पहली क्रूसेड यानी सलीबी जंग शुरू हुई। 1170 आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी इज़ मर्डर्ड। टी.एस. एलियट की मशहूर नज़म भी इस पर मौजूद है, जो ये मर्डर हुआ था आर्च बिशप का, और बड़ी ही खूबसूरत नज़म है और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं बहरहाल उसमें, लेकिन वो सारे सिम्बॉलिकल हैं और बहुत उम्दा हैं, और यूँ कहें पॉलिटिकल हिस्ट्री है एक छोटी सी नज़म में सारी टी.एस. एलियट की। 1215 डिक्लेरेशन ऑफ मैग्ना कार्टा, बहुत अहम डेट है, बल्कि इसको मैं हाईलाइट भी कर दूं। मैग्ना कार्टा डिक्लेयर हो रहा है 1215 में। और 1315 to 17 ग्रेट फेमिन इन नॉर्थ यूरोप, अब तक याद है। उसके बाद ये एक लिटरेचर के हवाले से अहम बात है, डेंट की डिवाइन कॉमेडी कंप्लीट हो रही है 1320 में। ओके जी, ये आपने पढ़ रखा है अपने मास्टर्स और बीएस में। 1453 तक का एरा, 1337 से 100 ईयर वॉर्स हैं। थोड़ा सा इनके बारे में आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। B.R. मुल्क में भी ठीक है, इसके बारे में उतना काफ़ी है। इसी तरह ब्लैक डेथ के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आपको मालूम है, पढ़ रखा है आपने, उसकी रिवीजन कर लेंगे। और 1450 हेनरी 5 डिफीट्स द फ्रेंच, ठीक है जी, ये एगिनकोर्ट में डिफ़ीट हुई थी जो दी थी हेनरी 5 ने 1415। इतनी अहम डेट नहीं है, अहम डेट यहाँ 1439 है कि बुक प्रिंटिंग एंड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, गुटनबर्ग से जो इन जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस लगा था, जो मूवेबल टाइप का था, पहला प्रिंटिंग प्रेस लिटरेचर के हवाले से एक अहम डेट आ गई 1439 की। और उसके बाद रिचर्ड 2 का थोड़ा सा आप देख लेंगे। विलियम कैक्सटन, ये अहम डेट है, प्रिंटिंग प्रेस आ रहा है, कहाँ आ रहा है जी, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज में आ रहा है। ये अहम बात है कि 1476 में विलियम कैक्सटन सेटअप प्रिंटिंग शॉप इन वेस्टमिनिस्टर इन इंग्लैंड। ये बड़ी अहम बात है, किताबों की छपाई और सारा माइंड सेट राइटर्स का तब्दील हो गया कि कितनी जल्दी हम छप सकते हैं, कितनी जल्दी आगे फैल सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। और फिर 1485 अहम डेट है, विलियम कैक्सटन प्रिंट्स मेलोरीज मार्टेड आर्थर द फर्स्ट बुक्स प्रिंटेड इन इंग्लैंड। लें जी, पहली जो बुक्स छपी थी उसमें ये एक अहम और बड़ा नाम आ गया जिसकी बुक छपी थी। ओके जी, ये अहम डेट्स थी इस एरा की। 1066 to 1485। 1485 के बाद एक जो तब्दीली आई बड़ी लिटरेचर के हवाले से, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और आज तक की हम बातें करेंगे वो करेंगे 1485 तक की बातें कि 1485 तक इंग्लैंड में क्या कुछ हुआ और कैसे आगे चला लिटरेचर। फिर लें जी, कैंटरबरी टेल्स मैंने छोड़ दिया, उड़ा दिया, इसको स्टडी किया हुआ है बहुत कुछ आपने कैंटरबरी टेल्स के बारे में, चौसर के बारे में। अलग से जब फेस टू फेस हम मिलेंगे तो बात करेंगे, लेकिन बस एक एडम का रिमार्क्स आप देखें। कैंटरबरी टेल्स डेमॉन्स्ट्रेट शोज़ अमंग मच एल्स द मेडिवल फैसिनेशन। मेडिवल फैसिनेशन भी मौजूद है जो हमने पर्ल में पढ़ा और दूसरों में
इस तरह की नज़मों में वो सारा इसमें मेडिवल फैसिनेशन मौजूद है विद जेक्सटपोजिशन एंड फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, नरेटर आई करके बात करता है, मैं से गया। जो इसके टेल बताने वाले हैं चौसर के कैंटरबरी टेल्स में 30 कैरेक्टर्स हैं, वो तमाम के तमाम आपको बताएंगे मैं की ज़ुबानी। फ़र्स्ट पर्सन आई, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है सेकंड पर्सन है, जो उन दोनों के बीच में नहीं है थर्ड पर्सन है। जक्सटेपोजिशन मिक्सचर को कहते हैं, मिक्सचर कॉम्बिनेशन है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का। बोथ टेक्निक्स एम्फेसाइज वेज ऑफ सीइंग एंड ह्यूमैनिटीज़ लिमिटेड वेंटेज। ठीक है जी, ह्यूमैनिटी का जो लिमिटेड वेंटेज है, लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू, उसको शो करते हैं। इफ़ आई वर टू सजेस्ट टू रीडर्स जस्ट वन टेल, कहते जी अगर मैं एक टेल निकालनी हो उन तमाम टेल्स में से, आई वुड चूज़ द नन्स प्रीस्ट टेल, तो मैं नन की जो प्रीस्ट की टेल है वो निकालूंगा। इट रीवर्क्स द प्रीसीडिंग टेल्स, पैरोडीज मैनी जॉनर्स इंक्लूड मैनी ऑफ चौसर्स फेवरेट थीम्स, क्योंकि इसमें चौसर के फेवरेट थीम्स मौजूद हैं सारे, वो तमाम के तमाम ये थीम्स, मैरिज, जेंडर, डिज़ायर, नॉलेज, लिटरेचर एंड इट्स हिलेरियस। और ये बहुत हंसाने वाली कहानी है। ये अहम कहानी आ गई जी नन्स प्रीस्ट टेल, जो चौसर ने जिक्र किया अपने कैंटरबरी टेल्स में। बहुत कुछ पढ़ रखा है, फेस टू फेस बातें करेंगे। जॉन गॉवर की बात करते हैं, इस दौर का दूसरा सबसे बड़ा राइटर जॉन गॉवर। कॉन्फेसियो एमेंटीज पहले आपने देखी हुई है, पढ़ी हुई है, नाम सुना हुआ है आपने, नहीं सुना हुआ तो यहाँ सुन लें। 1390 इसकी डेट है, ऑलमोस्ट कहेंगे हम इसे, एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, अर्ली 1390s में लिखी गई ये कॉन्फेसियो एमेंटीज जॉन गॉवर की। याद रख लेनी है बुक, बहुत बार आई हुई है पेपर्स में। लाइक द कैंटरबरी टेल्स, गोवर्स ह्यूज कॉन्फेसियो एमेंटीज इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। है क्या जी इसमें, ये भी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है फर्स्ट पर्सन में। गावर वॉज अ फ्रेंड ऑफ चौसर, अहम बात है, हु एडमायर्ड हिज वर्क। ठीक है जी, किसने किसका मतलब तारुफ दिया और तारीफ़ की, हु यानी चौसर ने। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट साइट ऑन लिटरेचर, ये ग्रेट साइट ऑफ लिटरेचर है, चाहें तो आप इसको देखिएगा, यहाँ इससे ये जो लिया गया है आपका थीम। अ लॉन्ग पोइम कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ स्मॉलर स्टोरीज़ हैं, छोटी छोटी पोइम बहुत सारी हैं। टेक्स इट्स थीम द आइडिया ऑफ पोर्टली लव है इसमें। द पोइम्स टाइटल मीन्स द लवर्स कन्फेशन, but the confession part of a title also points up in other theme or interest, Christianity and moral virtue। ये याद रखना है इसके थीम्स में, ये सबसे अहम थीम है इसका जी। ठीक है, तो हमारा दूसरा बड़ा राइटर आ गया जॉन गॉवर, कन्फेसियो एमेंटीज उसकी तसनीफ़, 1390 उसकी पब्लिकेशन, फर्स्ट नैरेटिव में लिखी गई। क्रिश्चियनिटी और मॉरल वर्चू इसका थीम आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलें। विलियम लैंग हमारा तीसरा बड़ा राइटर इस एज का, बल्कि बहुत ही बड़ा राइटर, तीसरा। ये याद रखेंगे अच्छे तरीके से आप लें जी इसको, मैं बल्कि आपके लिए ऐसे कर देता हूँ, ठीक नहीं हुआ, चलें दोबारा कर लेते हैं। ये है जी हमारा विलियम लैंग। पियर्स प्लोमैन का टाइटल पूरा आप देखिएगा, ये मैंने बता दिया पूरा नहीं है टाइटल यहाँ पियर्स प्लोमैन, लेकिन पेपर में जब भी आया है पास पेपर्स में CSS के या PCS के या PPSC के या SST के, वो तमाम पियर्स प्लोमैन ही आया है, पूरा टाइटल इसमें आया नहीं, क्योंकि विजन्स हैं, तो विजन भी आप टाइटल में नज़र आएगा आपको, और कि ये विजन्स हैं, और 3 बड़े विजन्स हैं, 8 छोटे विजन्स इसमें शामिल हैं पियर्स प्लोमैन में। जो आप देखेंगे विजन है किसके, विलियम के, तो विलियम भी टाइटल का हिस्सा है जो आप मुकम्मल टाइटल देखेंगे। कंसर्निंग पियर्स प्लोमैन वॉज रिटन बाय क्लर्जीमैन लैंगलैंड, ये आपको पता चल गया जी। प्रीस्टाइड डिस्क्राइब्स अ सीरीज ऑफ ड्रीम्स और विजन्स, ये बात यहाँ आ गई जी कि सीरीज ऑफ ड्रीम्स एंड विजन्स हैं विच द ड्रीमर विल कौन है जी, विल इसका प्रोटैगोनिस्ट है, इसका हीरो है, मेन कैरेक्टर है। क्वेश्चंस हाउ हिज सोल में बी सेव्ड, ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी सोल कैसे बच सकती है। ऑल्सो इंगेजिंग इन मच सोशल कमेंट्री एंड क्रिटिक एज ही सीक्स विजडम ऑन हाउ टू लीड द बेस्ट लाइफ। इन ड्रीम्स ही मीट्स मैनी डिफरेंट एलिगोरिकल कैरेक्टर्स, ये याद रख लेंगे, एलिग्री है, ओके जी, एलिग्री है, और पर्सोनिफिकेशन है बहुत जगह, एंड कन्वर्सेस विद देम इंक्लूडिंग सच कैरेक्टर्स है। देखिए जी कैरेक्टर्स इसमें देखें कैसे हैं, स्क्रिप्चर एक कैरेक्टर है, ओके जी, लर्निंग एक कैरेक्टर है, आप समझ रहे हैं ना,
तमसील उर्दू में जिसे कहते हैं, 7 डेडली सिंस मुख्तलिफ रूप में आए हुए हैं, चौसर ने भी यहीं से आइडिया जैसे लिया। पियर्स प्लोमैन इज़ बोथ अ वर्क ऑफ डिवोशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिवल सोसाइटी एज लैंगलैंड सॉ इट। ठीक है जी, जैसा कि इसने देखा था मेडिवल सोसाइटी की एक कहानी है। बड़ी दिलचस्प सी कहानी है लेकिन थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैं बात नहीं करना चाह रहा, पेपर में आनी नहीं है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता तो मैं ज़रूर उसकी कहानी भी आपको बताता। आपने बस ये याद रख लेना है, पर्सोनिफिकेशन है उसमें एलिगरी है और मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स हैं, लर्निंग है, स्क्रिप्चर है, इवल है, ट्रूथ है और आपस में ट्रूथ, कॉन्शियंस है, कॉन्शियंस और नीड की शादी होने जाती है, किंग के कोर्ट में पेश होते हैं। कॉन्शियंस कहता है, ज़मीर कहता है मैं इससे शादी नहीं कर सकता, बहुत प्रेशर आता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कहानियाँ आप समझ रहे हैं ना कि ये जो हमारे मतलब आइडियाज़ हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनको पर्सोनिफाई किया गया है, रूप दिया गया है कि दोनों साथ नहीं रह सकते, ज़मीर और इवल जो है, नीड, आपस में साथ नहीं रह सकते। एनीवेज, एडम का रिमार्क है इसके बारे में, पियर्स प्लोमैन मेक्स एन इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट विद चौसर। चौसर के साथ कंट्रास्ट है, बेहतरीन कंट्रास्ट है। अनदर फर्स्ट पर्सन पिलग्रिमेज है वो भी और ये भी फर्स्ट पर्सन पिलग्रिमेज है, सफ़र है चौसर का, कैंटरबरी टेल्स आपको मालूम है, बट इज़ ऑल्सो फैसिनेटिंग ऑन इन ओन राइट। बोथ चौसर एंड लैंगलैंड एम्फेसाइज ह्यूमैनिटीज़ इम्परफेक्ट नॉलेज। दोनों ही जोर देते हैं कि हमारा नॉलेज इम्परफेक्ट है, बट लेकिन लैंगलैंड इज़ंट एज फनी। लैंगलैंड फ़नी नहीं है, थोड़ा सख्त है। चौसर सीम्स मोर कंफर्टेबल दैन लैंगलैंड विद द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, विद नॉट नोइंग। चौसर इज़ कंफर्टेबल विद नॉट नोइंग, कोई सब कुछ नहीं जान सकता, चौसर कंफर्टेबल है इसके साथ। कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकता, इंसान में खामियां होती ही होती हैं, आप में, मुझ में, सब में, हमारे आबा व अजदाद में, सब में खामियां थीं, आने वालों में रहेंगी, ये इंसान का खासा है। सिवाय कुछ मतलब औलिया और पैगंबरान के सब वो सब मासूम, लेकिन हम जो सादा इंसान हैं उनमें गलतियाँ हुई। ये चौसर कंफर्टेबल है इसके साथ कि कोई बात नहीं, खामी है तो डजंट मैटर एट ऑल इन हिज राइटिंग्स। इट इज़ वाई दैट ही इज़ द ग्रेटेस्ट वन ऑफ हिज टाइम्स, कि उसने जैसी लाइफ देखी उसको अडॉप्ट किया। चाहिए की बात नहीं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नन को ऐसा, प्रायरस को होना चाहिए, वाइफ और बात को शादियां नहीं 5 करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करनी चाहिए थी। इंडिविजुअल फ्री लाइफ है तो हर एक की अपनी मर्ज़ी है, कुछ डिसिप्लिन्स को अप्लाई करके वो अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चौसर इसीलिए तो ग्रेटेस्ट है इस एज में कि उसने जैसी थी लाइफ वो शो की। ये नहीं कहा कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए वाला लिटरेचर नहीं है, बल्कि जो है, जो सोसाइटी में प्रिवेलिंग है, जो उस वक्त प्रेवलेंट है, उसको उसने शो ऑफ किया। ऑल्सो लैंगलैंड डजंट डिलाइट इन ह्यूमैनिटीज़ इम्परफेक्शन एज मच एज चौसर। चौसर ह्यूमैनिटी के इम्परफेक्शन में डिलाइट फील करता है, ईज़ फील करता है, कंफर्ट फील करता है। लैंगलैंड नहीं करता, परेशान हो जाता है, चिड़चिड़िया हो जाता है, राइटिंग में बहुत मॉरल हो जाता है, तो इसलिए बहुत बड़ा राइटर ना हुआ। लैंगलैंड इज़ मोर क्रिटिकल ऑफ ह्यूमन काइंड दैन चौसर। ठीक है जी, बार बार वही बात आ रही है, ये इसका आपने देख लिया। जो एमजे का रिमार्क है, मज़ीद सीमिंग क्वाइट डिस्टर्ब्ड बाय दिस सिन एंड इविल डूइंग ही फाइंड्स द वर्ल्ड अराउंड हिम। ओके जी, परेशान हो जाता है गुनाहों से जो इर्द गिर्द हो रहे हैं, जो बुराइयां हो रही हैं, परेशान हो जाते हैं। आप भी गौर करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन भाई क्यों गौर करते हो आप सोल्यूशन पे गौर किया करें, ना कि प्रॉब्लम पे। यही पॉजिटिव लोगों का खासा है। लेकिन जी हमारी अगली राइटर आ गई, और राइटर आ गई ओके, जूलियन नोवेक। ओके जी, इसको पुरानी अंग्रेज़ी में चे से पढ़ते हैं, आप भी चे से पढ़ें। जगह का नाम है जूलियन नोवेच। ओके जी, ऐसे पढ़ लें, डब्ल्यू साइलेंट कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्रोनाउंसिएशन का भी लीड। जूलियन ऑफ नॉरिच, राइट प्रोनाउंसिएशन, तो ये मोस्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नॉरिच। जूलियन ऑफ नॉरिच हैं, रेवलेशन ऑफ डिवाइन लव, याद रख लेंगे जी इसकी सबसे बड़ी, सबसे अहम काम, सबसे बड़ी तसनीफ़, रेवलेशंस ऑफ डिवाइन लव। पब्लिकेशन डेट याद रख लेंगे 1373। ओके जी, जूलियन ऑफ नॉर्विच या जूलियन ऑफ नॉरिच वॉज 14th सेंचुरी एंक्रेस हैं जी ये। ठीक है जी, एंक्रेस हैं। ओके, एंक्रेस मीन्स के सूफ़ी हैं, यूँ कह लें, तारिक दुनिया है, दुनिया से अलग हो के बैठी रहती थी। एंकराइट जो है इसका मेल वर्ड है,
इसका मेस्कुलिन है और ये फेमिनिन है एंकरेस, विच मेंट शी चोज़ अ सोलेटरी लाइफ, मतलब भी दे दिया सोलेटरी लाइफ ऑफ प्रेयर एंड कॉन्टम्पलेशन, गौर व फिक्र मराकबे की ज़िंदगी, वर्ल्ड विद इन अ स्मॉल सेल, अपनी कोठड़ी में रहती थी, फ्राम विच स्पोक टू पीपल ओनली ऑन रेयर ओकेजन्स, कभी कभार लोगों से अहम मौज़ूआत पर बोलती थी और अहम वाक़यात पर। According to British Library, at least 100 women chose this life from 14th through 16th century. इनके उस पर चलते हुए पैरोकारों में 2 सदियों में 100 लेडीज़ कम अज़ कम इसी पर चलीं जो इनकी फॉलोअर्स थीं। जूलियन इज़ यूनिक इन दैट शी रोट एन अकाउंट ऑफ हर विजन्स ऑफ गॉड। ठीक है जी, इसमें है क्या, विजन्स ऑफ गॉड हैं, जी विजन्स ऑफ गॉड हैं और ब्लीडिंग क्राइस्ट हैं। ठीक है, ख्वाब हैं, गॉड नज़र आए, ब्लीडिंग क्राइस्ट नज़र आए, विच कम्युनिकेटेड टू हर द कंप्लीट इटर्नल कॉन्टिन्यूइंग लव ऑफ गॉड, जिससे पता चला खुदा हमसे मोहब्बत कर रहा है, करता रहेगा। Many Christians in modern day are still inspired and reassured by her accounts of the loving God revealed in this work. ये जो इसका काम है Revelations of Divine Love 1373, ये अब तक भी क्रिश्चियन इससे इंस्पायर होते हैं। Adam remarks Julian of Norwich is often identified as the first woman writer in English. लें जी, एक अहम शख्स की राय आ गई, फर्स्ट राइटर, याद रखेंगे जी, फर्स्ट वुमन राइटर इन, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट वुमन राइटर इन इंग्लिश। ठीक है जी, ये जूलियन याद रख लें, जूलियन ऑफ नॉरिच याद रख लें। एज एन एंकरस जूलियन लिव्ड इन अ सेल अटैच्ड टू अ कैथीड्रल। ओके जी, एज अ फीमेल मिस्टिक शी वाज आल्सो बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द चर्च, स्पेशली बिकॉज हर टेक्स्ट सीम्स बाय टर्न्स ऑर्थोडॉक्स एंड हेरेटिकल है। थोड़ा सा इसका जो हेरेटिकल का मतलब कि यूनिवर्सल सेल्वेशन पर यकीन रखती है, ये हेरेटिकल है, सब बख्शे जाएंगे। इंसान कितना एक गुनाहगार हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता इसके, हाँ आखिर को सभी को सेल्वेशन मिलनी है। ओके जी, नेक्स्ट राइटर हमारी मार्गरेट कैम्पे, तो एक और अहम राइटर लेट 1430s की, क्योंकि हम 1485 तक जा रहे हैं। बीइंग अनेबल टू राइट हर सेल्फ, खुद नहीं लिख सकती थी, तो कैम्प डिक्टेटेड हर बुक टू अ स्क्राइब को दे दी इन्होंने अपनी बुक। सो शी डिक्टेटेड हर बुक टू अ स्क्राइब। ठीक है जी, स्क्राइब को इन्होंने जो मार्जरी कैम्प ने दी अपनी बुक कि मैं आपको बोलूँगी और आप उसे पब्लिशिंग से पहले अपने तरीक़े से लिखिएगा। डिटेलिंग हर क्रिटिक ऑफ मेडिवल टाउन वैल्यूज़ ऑफ हाउ शी अल्टीमेटली गिव्स अप हर सिक्योर पोजीशन इन सोसाइटी टू डिवोट हर सेल्फ टू अ रिलीजियस लाइफ, कि क्या हुआ, कैसे मैंने अपनी अच्छी सी ज़िंदगी जो दुनियावी सतह पर छोड़ कर दीनी सतह पर आ गई। इट्स इंटरेस्टिंग दैट स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, आपने इसे यही स्पेलिंग, ये जो यहाँ है मार्जरी कैम्प, ये ठीक स्पेलिंग है, कि कैसे वो विज़िट करने गई जूलियन का, एंड रिपोर्ट्स ऑन द कन्वर्सेशन इन हर बुक, और वो कन्वर्सेशन जो इन दोनों ख़वातीन की है जो हम असर हैं, एक ही ज़माने की हैं, अलबत्ता एक बहुत यंग है और दूसरी जो है वो कुछ ओल्ड एज में है उस वक्त। तो ये देखें यहाँ बात हो भी गई। Kemp and Julian of Norwich make an obvious contrast because they were roughly contemporary female mystics. ठीक है जी, हम असर सूफियाँ हैं ये अपने दौर की। Although Julian was younger, okay जी, Julian was younger and perhaps more radical, ज़्यादा इनकलाबी हैं when she wrote her works, इसीलिए कि वो यंग हैं। शी डेंट सीम टू एक्सपीरियंस एनी सेंश्योर, उन पर कोई ख़ास तनकीद भी नहीं हुई। वेर एज द यंगर मार्जरी कैम्प जब ये थी गॉट इन ट्रबल विद अथॉरिटीज़ फॉर हर विजन्स, तो अपने ख्वाब जब इन्होंने बताए, जो कि ज़ाहिर है कि साइंटिफिकली प्रूवन तो हो नहीं सकता कोई भी ख्वाब, तो वो उस पर बहुत सारे सेंश्योर हुआ, तनकीद हुई, क्रिटिसिज्म हुआ। दिस सजेस्ट द लेट 14th century England when Julian was first writing was maybe a bit more tolerant than the early 15th। ये भी हो सकता है कि ये जो अर्ली 15th का दौर है, इससे पहले जब वो लिख रही थी तो उस वक्त इंग्लैंड ज़्यादा टॉलरेंट था, जो कि लॉलर्ड्स की बात हम करेंगे बाद में। अच्छा जनाब, हम तेज़ी से पहुंच गए एक नई कहानी पर, अभी तक के जो राइटर्स थे उन पर एक नज़र करें और फिर उसके बाद आगे चलें। लेकिन चौसर को छोड़ें, याद ही रहेगा, ना रखना चाहें भी तो याद रहेगा। जॉन गावर है, कन्फेसियो अमांटीज़ 1390।
William Langland, Piers Plowman, 1370 to 90. Right? Julian of Norwich, Revelations of Divine Love, 1373. Okay, highlight करते हैं. The Book of Margery Camp, late 1430s. Okay, इसको भी हाईलाइट कर दिया. यहाँ तक हम आ गए और अब आ गए हमारे मिस्ट्री प्लेज. तफसीलन जब प्लेज ड्रामा आएगा तो बात करेंगे. अभी हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. हिस्ट्री आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा है ना, पूरा एक फ्रेमवर्क, जिसमें आके आपकी ऑब्जेक्टिव भी फिट हो जाएगी. जब आप किसी बुक से इसे पढ़ेंगे, कोई बुक जो आपको पसंद हो, आसान लगे, वो ले लेंगे और जब उससे आप पढ़ने बैठेंगे तो ये एक फ्रेमवर्क आपके सामने है. वो ऑब्जेक्टिव जब आप पढ़ेंगे मेडिवल एज की, नॉर्मन एज की, एंग्लो सैक्सन एज की, वो आके ही जो फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं आज के छठे लेक्चर तक, इसमें आके तमाम आपका नॉलेज फिट होता रहेगा. जो आप पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ आ रही होगी कि मैं किस एज और किस राइटर की कौन सी अहम बात पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ. ओके जी, मिस्ट्री प्लेज देखें जी. हमारा 1485 से पहले का हम दौर पढ़ रहे हैं आज. मिस्ट्री प्लेज बिगेन एज अ वे टू प्रेजेंट बाइबल स्टोरीज. ये अहम काम है जी. मिस्ट्री प्लेज की डेफिनेशन बारहा आती है. बाइबल स्टोरीज एंड रिलीजियस टीचिंग्स ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स में बाइबल से कहानियाँ ली गई कहानियाँ, जैसा कि पहले भी हमारे कुरान करीम में भी मौजूद हैं और बाइबल में भी मौजूद हैं. जाहिर है कि ये एक सीरीज़ में आई चारों बुक्स, हेवनली बुक्स, तो उसी तरीके से हम उन्हें लेते भी हैं कि सबसे पहले तोरा, बल्कि ज़बूर, फिर तोरा और फिर बाइबल और फिर कुरान. बहुत सारे ज़िक्र कुरान करीम में आपको बाइबल और तोरा के मिलते हैं, जिनको समझे बग़ैर कुरान करीम को समझना भी हमारे लिए सूरह बकरा है जैसे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं. गाय की कहानी है, हज़रत यूसुफ़ की हैं, तो वो ट्रू स्टोरीज़ उसमें बयान हैं. तो इसी तरह मिस्ट्री प्लेज में वही कहानियाँ ली जाती थीं बाइबल से और उनको परफॉर्म किया जाता था. द प्ले वर ऑफ्टन प्रेजेंटेड एज कंप्लीट साइकिल्स दैट टुगेदर टोल्ड द होल स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम क्रिएशन टू जजमेंट. आखिरी दिन जो होगा यौम इंसाफ का, वहाँ तक की कहानी जब से दुनिया बनी थी तब से शुरू करके आखिरी दिन तक ली जाती थी. आखिरी दिन भी कैसा दिन होगा, कभी सोचा है आपने इसके बारे में? आखिरी दिन, आखिरी शख्स जो आएगा या बनेगा, खुदा बनाएगा, क्या अजीब बात होगी. क्या क़यामत किसी पे गुज़रेगी, क्या क़यामत किसी पे गुज़रेगी आखिरी आदमी बनाते हुए. क्या क़यामत किसी पे गुज़रेगी आखिरी आदमी बनाते हुए, कि जब खुदा आखिरी आदमी बना रहा होगा इस प्लेनेट के लिए, तो क्या क़यामत किसी पे गुज़रेगी आखिरी आदमी बनाते हुए. एनीवेज़, जब तक की कहानियाँ हैं जी, बाइबल की स्टोरीज़ हैं मिस्ट्री प्लेज में. अर्ली प्लेज वर प्रेजेंटेड इन लैटिन. ये एक अहम बात आ गई जी. अर्ली प्लेज लैटिन में थे, बट बाय द मिड 1300s वेरियस गिल्ड्स वर एक्टिंग इन प्लेज यूजिंग इंग्लिश आने लगी, ऑफ्टन प्रेजेंटिंग देम अवे फ्रॉम चर्च ग्राउंड. से दूर पेश किया करते थे. क्यों करते थे? क्योंकि बीइंग अवे फ्रॉम द चर्च अलाउड मैनी काइंड्स ऑफ नॉन रिलीजियस एलिमेंट्स टू क्रीप इन ग्रेजुअली. आहिस्ता आहिस्ता नॉन रिलीजियस एलिमेंट्स भी क्रीप आने लगे, दाखिल होने लगे यहाँ पर. नॉन रिलीजियस अच्छा ड्रामे में आने लगे, इमेजिनेशन आने लगा. until these plays become a humorous और satirical as they were devotional. तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता तंज़ी और मज़ाहिया भी होने लगे. ओके जी, एडम रिमार्क्स इनके बारे में. इट्स हार्ड टू नो वेयर टू बिगिन टू लिस्ट द मिस्ट्री प्लेस, बट द सेकेंड शेफर्ड्स प्ले. बहुत ही अहम ड्रामा, याद रख लेंगे इसको आप. मिस्ट्री प्लेज में जो पहला रिकॉर्ड हमें मिलता है जिस ड्रामे का, मिस्ट्री प्ले जो साइकिल में एक पूरा है अपने आप में, इसको अच्छे तरीके से रुक के यहाँ पे याद कर लें इस ड्रामे को. ओके जी, द शेफर्ड्स प्ले को, द शेफर्ड्स प्ले हो गया होगा अब तक. द शेफर्ड्स प्ले जो कि हिलेरियस है, थोड़ा सा खिलंदड़ा सा है. द मिस्ट्री प्ले इज फ्री, एमेच्योर, नो आइडेंटिफाइड आथर है, एनोनिमस है. आपको जिस जगह लिखा हुआ जैसे बियोवुल्फ नज़र आए ना एनोनिमस, तो कोई नाम नहीं है वो, कभी आप नाम समझ लें उसे.
उसका मतलब है नामालूम, पता नहीं है किसने लिखा है। तो बहरहाल ये ड्रामा आप याद रख लेंगे, द सेकंड शेफर्ड, मिस्ट्री प्लेस जब शुरू हो रहे हैं वो बात। मोरालिटी प्लेस इनसे आगे की कहानियाँ आ गई। अगली बात मोरालिटी प्लेस पे हम आ गए हैं जी। 1400s टू 1500s, अर्ली 1500s तक चल रहे हैं। 1485 से पहले की बातें हम पढ़ रहे हैं, बारहा याद दिला रहा हूँ। ब्रिटेनिका क्या कह रही है इसके बारे में? मोरालिटी प्ले ऑल्सो कॉल्ड मोरालिटी एन एलेगोरिकल ड्रामा है, ये भी पॉपुलर इन यूरोप स्पेशली ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी। इन विच होता क्या था, कैरेक्टर्स पर्सोनिफाई मोरल क्वालिटीज़ सच एज चैरिटी, वाइस, एब्स्ट्रैक्शंस होती थी डेथ की, यूथ, ये बन के इंसान पेश आते थे। ऊपर अपने वो पर्सोना लगा लेते थे, यानी कि कवर चढ़ा लेते थे गत्ते का, समझ लें कागज़ का या कपड़े का, ऊपर वो पहन लेते हैं, ऊपर लिखा होता था ईवल, तो उसका मतलब है ये ईवल कैरेक्टर है जी। तो इस तरह बन के एब्स्ट्रैक्शंस की सूरत में आते थे, इंसानों की नुमाइंदगी करते थे। ये पर्सोनिफिकेशन है। एब्स्ट्रैक्शंस आती थी कि यूथ दिखानी है, डेथ के एब्स्ट्रैक्शन, डेथ के बाद क्या हो रहा है, वो डेथ बोल रही है, जो आदमी मर गया उस पर डेथ लिखा है और वो बोल रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ बाद में, इस तरह के कहा। ये मोरालिटी प्लेस थे। फ़र्क आ गया मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेस में। मिस्ट्री प्लेस बाइबल से रेलेवेंट हैं, जबकि मोरालिटी प्लेस जनरल जो एथिक्स हैं उनसे रेलेवेंट हैं, अपना इमेजिनेशन की भी ज़्यादा है यहाँ। अच्छा जी, एडम इसके बारे में, एवरी मैन, लें जी ये बहुत ही अहम मोरालिटी प्ले, पहला मोरालिटी प्ले, बहुत अहम मोरालिटी प्ले, सीम्स टू बी द मोस्ट कैनोनिकल मोरालिटी प्ले है, बट देयर इज़ ऑल्सो द कैसल ऑफ परसिवरेंस, मैनकाइंड एंड विजडम। ये बाकी नाम 3 आप याद रख लेंगे। ओके जी, उम्मीद है कि यहाँ तक साथ साथ चल रहे हैं। एवरी मैन ये ज़रूर याद रखेंगे, ये याद रहें ना रहें, एवरी मैन ज़रूर याद रखेंगे आप। ये एवरी मैन, इसको मज़ीद लें आपके लिए। एवरी मैन ये है मोरालिटी प्ले, सबसे अहम मोरालिटी प्ले है। ओके जी, कैनोनिकल मीन्स के कैनॉन्स सिखाता है। कैनॉन्स, कैनॉन मतलब कानून सिखाता है हमें, लॉ सिखाता है। एवरी मैन जो है। रेनेसां कैरेक्टर्स लाइक, ये बड़े कैरेक्टर आपने देखे हैं, सुने हैं, लेगो और फाल्स्टफ का हुए पियर। अब बहुत बात करनी है अभी हमने शेक्सपियर के बारे में, अभी फ्रेमवर्क आप डेवलप कर लें अपने 15-1 दिन में। एलेगरीज पॉपुलर इन मिडल एजेस, मालूम है बहुत सारी एलेगरीज आपके सामने आ गई, पर्ल से लेके अब तक की। परहैप्स पार्टी बिकॉज लाइक रोमांस। खैर ये बात छोड़ें, अहम नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए तो बहुत अहम बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव की अहम बातें हम वो पढ़ रहे हैं। मेलेरे, इसके वर्क्स हैं। फर्स्ट प्रिंटर विलियम कैक्सटन। हम एंड तक पहुंच गए, हमारी आज की 1485 देखें, ये आ गया जी आपका सन जहां तक हमने आज पढ़ना था। Mallory's works recounts in English the adventures of legendary King Arthur। किंग आर्थर के बारे में हैं ये। लेजेंडरी हमारा राइटर भी है, एडवेंचरर भी है। टेलिंग द टेल्स ऑफ लैंसलेट, गाइनेवर, मर्लिन एंड नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। द आर्थर लेजेंड्स वर वेरी ओल्ड एट द टाइम Mallory was writing, going back to a time before Norman invasion 1066। आपको पता है नॉर्मन इन्वेजन हुआ था। शुरू में डेट नहीं याद होती, अब तक तो नॉर्मन वाली डेट याद हो गई आपको, या नहीं हुई अभी भी। बिफोर Mallory पेंड हिज वर्क, जब इसने लिखे अपने काम, तो जो आर्थर की टेल्स वो फ्रेंच में मशहूर थी। ठीक है जी, जिसमें ज़ाहिर है कि आपने शायद नाम सुना हो चैरेटन डी ट्रॉयस, ये भी फ्रेंच है। डी जहाँ जाए वो फ्रेंच ही होगा ना। अच्छा जी, विच Mallory हैव बीन टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद ये जो इसकी कहानियाँ हैं मॉर्टेड आर्थर की, ये गुड एग्जाम्पल है मेडिवल रोमांस का। यहाँ तक सिर्फ आपके सामने जो नाम आ रहे हैं, जिसका टाइटल है ली मॉर्टेड आर्थर, प्रिंटिंग प्रेस, Mallory, ये याद रख लें। कब हो रहा है सब कुछ? 1485 में हो रहा है। रोमांस इज़ अ सेंट्रल मेडिवल जानरा। रोमांस क्या है जी? क्योंकि सादा लफ्ज़ों में कह लें कि रोमन थी चूँकि पहले सिंफ, तो रोमांस वहीं से। सेंट्रल बात क्या थी रोमांस की कि ये इमेजिनेटिव होते थे, बस इतना याद रख लें भी तो काफ़ी है। इज़ अ सेंट्रल मेडिवल जानरा है। इट एम्फेसाइजेज क्वेस्टिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। फॉलन वर्ल्ड फुल ऑफ स्ट्रेंज साइंस हैं। द ड्रीम ऑफ री इंटीग्रेशन है कि कैसे दोबारा हमने मिलना है, होलनेस, ये इसके मेन थीम्स हैं। रोमांस ऑल्सो ऑफन री एनफोर्सेज एंड
जो बात हो रही है, जो उस वक्त रोमांस लिखा जा रहा था, मेडिवल रोमांस अक्सर लिखा गया, और उसमें जो जो बातें हुई वो क्या क्या थी जी? क्वेस्टिंग थी, फॉलन वर्ल्ड है, स्ट्रेंज साइंस उसमें थी, अजीब व गरीब तरीके से दिखाया गया था कैसे दुनिया जवाल पजीर हुई, कैसे आदम और हव्वा नीचे आए, ड्रीम ऑफ रीइंटेग्रेशन एंड होलनेस से कैसे दोबारा रिवाइवल हुआ, क्राइस्ट ने कैसे रिस्टोर की पोजीशन, और एक डे ऑफ जजमेंट तक की कहानियाँ हैं। ये है थीम ऑफ होलनेस। तो ये सब कुछ आपको एरिस्टोक्रेटिक वर्ल्ड व्यू है जिसमें वारफेयर है, एडवेंचर है। एडवेंचर बहुत अहम है रोमांस में, ठीक है जी। एडवेंचर, ये एडवेंचरस तो लाजमी जुज़्व है रोमांस का। एवरीडे हार्डशिप्स पर नहीं ये गौर करते, बल्कि जो एडवेंचर्स हैं और इमेजिनेटिव एडवेंचर्स हैं उस पर गौर करते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक आज का, आई नो कि लेक्चर बहुत थिक हो गया, लेकिन इसीलिए ये रिकॉर्डिंग है कि आप इसे आराम से सुन सकेंगे, अपने तरीके से बैठ के 2-3 सिटिंग्स में लिख लेंगे इसे। लें जी, सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट याद रखनी है आपने, सर गावेन की, और 14th सेंचुरी तो पता ही है आपको। द रोमांस टेल ऑफ सर गावेन बीइंग चैलेंज्ड by Green Knight is one of the most readable and interesting stories in medieval literature. It begins with mysterious Greek knight. अजीब व गरीब एक Green Knight है, arrives during a celebration of King Arthur's table. He challenges any knight to take his axe and deliver him one blow. कि एक ज़ोरदार तरीके से वो मारे एक्स, वो कुल्हाड़ा, and return for Green Knight doing the same to him one whole year later. कि पूरे 1 साल बाद मैं भी ऐसा ही करूँगा। आर्थर्स नेफ्यू गावेन accepts the challenge, delivers a blow that takes the Green Knight's head off. Green Knight का हेड उड़ गया। Then watches in dismay as he picks up his head and walks out. ठीक है जी, अफसरदा हुआ, चला गया। After setting the meeting place with Gawain in exactly 1 year. ठीक है जी, ये कहानी आप थोड़ी सी 2-4 लाइंस खुद देख लीजिए। यहाँ इसको रोकते हैं लेक्चर की लेंथ की वजह से, आप इसे खुद डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।